बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल किसी मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है। एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं जिनमें बहुत से ऐसे कंपाउंड जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड को कंसीडर करें तो इसमें मौजूद हैलोजन किसी दूसरे हैलाइड आयन से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हैलोजन एटम क्लोरीन हो तो ये फ्लोराइड आयन के साथ एल्काइल फ्लोराइड्स प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरह से वाटर या हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ एल्काइल हैलाइड्स एल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। एल्कोक्साइड आयन या एल्कोहल्स के साथ ईथर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन के साथ एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। एल्काइनाइड आयंस के साथ एल्काइंस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड आयन के साथ थायोल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। थायोल्स या थायोलेट आयन के साथ थायोईथर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। साइनाइड आयन के साथ एल्काइल नाइट्राइल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अमोनिया के साथ अमीन्स प्रोड्यूस कर देते हैं और एजाइड आयन के साथ एल्काइल एजाइड प्रोड्यूस कर देते हैं। जब कार्बन किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह का कार्बन एटम इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। नतीजे के तौर पे मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल चला जाता है। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल स्कीम ये है। यहाँ पर कार्बन एटम एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच्ड है जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और लिविंग ग्रुप इस मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाता है। एल्काइल हैलाइड्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वजह से फंक्शनल ग्रुप्स की इंटरकन्वर्जन हो जाती है। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में चेंज हो जाता है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान में नए बॉन्ड का बनना और कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान पहले से मौजूद बॉन्ड का टूट जाना। इन स्टेप्स की टाइमिंग्स पे बेस करते हुए हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए 2 मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं। अगर तो बॉन्ड ब्रेकिंग और रिफॉर्मेशन एक ही स्टेप में होती है तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर या SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। और अगर कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड पहले टूट जाए और उसके बाद कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन जाए तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर या SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। इन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ज़्यादातर केसेस में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करते हुए ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अगर हम लेविस की बेस डेफिनेशन को रिकॉल करें तो अ बेस इज अ स्पीशी विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आर लेविस एसिड। तो ज़्यादातर केसेस में न्यूक्लियोफाइल बेसिक इन नेचर होते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस टेबल में हमें नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स भी नज़र आ रहे हैं और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी नज़र आ रहे हैं।
लेकिन अगर ये न्यूट्रल भी हों तो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मौजूद होना ज़रूरी होता है। सेकेंड टर्म हमारे पास है सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है तो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट कहलाता है। हमारे पास तीसरी टर्म है लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद वो न्यूक्लियोफाइल है जिसे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकता है। अगर तो ये रिप्लेस हो जाता है तो हम इसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। किसी भी पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने के लिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिविंग ग्रुप अच्छा भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप आसानी से रिप्लेस हो जाता है जबकि पुअर वाले को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर अ ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड और नॉट। In other words, how do we classify the nucleophiles into good or poor living groups? जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जनरल स्कीम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पर ये देखा कि लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ चले जाते हैं। इट मीन्स के उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। अगर तो लिविंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं तो उनके लिए वो स्टेट पहले वाली स्टेट से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग ग्रुप जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वो एनायन जो कि अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है उसे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ शेयर नहीं करता। अब हम यहाँ पर बेस स्ट्रेंथ का क्राइटेरियन देखते हैं। एक बेस की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितने इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। एक स्ट्रॉन्ग बेस इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेविस एसिड को डोनेट कर देती है जबकि वीक बेस ऐसा नहीं करती। तो वो एनायन जो कि अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं वीक बेस बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वीकर बेसेस अच्छे लिविंग ग्रुप्स बनाती हैं। इस आइडिया को एलैबोरेट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले वाले केस में एक लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड की आयोनाइजेशन दिखाई गई है। इट आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस अ प्रोटॉन एंड अ कॉन्जुगेट बेस। एक एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है और ये इन टर्न इस कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। सपोज कीजिए कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन के साथ शेयर करके दोबारा से एसिड बना देगी। एसिड की एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम हो जाने का ये मतलब है कि इट विल बी अ वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में इस कॉन्जुगेट बेस को वीक बेस होना चाहिए। उस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन के साथ शेयर नहीं करेगी बल्कि ये इस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगी और नतीजे के तौर पे एसिड की एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। इट मीन्स द एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरे वाले केस में हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में एक एल्काइल हैलाइड की डिसोसिएशन को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर चला जाता है और हमारे पास एक कार्बोकैटायन भी बन जाता है। अब अगर ये लिविंग ग्रुप अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है तो ये इसे इसके साथ शेयर करके दोबारा से एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। इट मीन्स इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये दोबारा से कार्बोकैटायन के साथ कंबाइन करके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना देगा। हमने पिछली एग्जाम्पल में ये देखा कि गुड लिविंग ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली ज़्यादा स्टेबल होते हैं जबकि पुअर लिविंग ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली कम स्टेबल होते हैं। जनरली वीकेस्ट बेसिस जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से डिराइव होती हैं अच्छे लिविंग ग्रुप्स बनाती हैं। पैराटोल्यूइन सल्फोनेट या टोसाइलेट एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स की एक एग्जाम्पल है। इसके हाईली स्टेबल होने की रीज़न ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन्स के ऊपर रेजोनेट कर सकता है। इसी तरह से बेंजीन रिंग के अंदर
डबल बॉन्ड की पोजीशंस रेजोनेट कर सकती हैं। बहुत से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ये हाईली स्टेबल स्पीशी है और एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बनाती है। दूसरे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप की एग्जांपल है अमोनिया। वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स में आयोडाइड, आयन और वाटर आ जाएंगे। गुड की एग्जांपल है ब्रोमाइड आयन। फेयर की एग्जांपल है क्लोराइड आयन। पुअर लिविंग ग्रुप की एग्जांपल है फ्लोराइड आयन, while hydroxide ion, amide ion and alkoxide ions are very poor living groups. एक पोलर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर नहीं होता। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की। इस मॉलिक्यूल में हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन एटम। ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। नतीजे के तौर पे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है और ये इन टर्न क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये कार्बन एटम इन टर्न इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर ये पुल पूरे मॉलिक्यूल में मूव करेगी और नतीजे के तौर पर उसे पोलर बना देगी। हम इस तरह के इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, जिसे हम पॉजिटिव आई से शो करते हैं। इसी तरह से ये नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग भी हो सकता है, जिसे हम माइनस आई से शो करते हैं। एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में हैलोजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि एल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। हम कॉन्जुगेशन का फिनोमेनन डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हाईली स्टेबल होते हैं। अब हम एक और फिनोमेनन की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इस फिनोमेनन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं और नतीजे के तौर पे सिस्टम स्टेबल हो जाता है। हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन में इस कार्बन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। नतीजे के तौर पे इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल मौजूद है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि नेबरिंग कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करते हुए इस कार्बन एटम के साथ एक पाई बॉन्ड बना दे। चूंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट इज पॉसिबल टू मेक अ पाई बॉन्ड हियर। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, देयरफॉर इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। किसी भी कार्बोकैटायन में इस तरह के स्ट्रक्चर्स की जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो उतना ही स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल एक टर्शरी कार्बोकैटायन में इस तरह की 9 पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायंस की निस्बत टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम 2 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम 1 और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, जबकि ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब हम ये देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए टर्शरी कार्बोकैटायन के लिए कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इस कार्बन एटम के ऊपर एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल मौजूद है और नेबरिंग कार्बन एटम्स में से कोई भी अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए इसके साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, जिसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चूंकि इस कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच्ड हैं और इनमें से किसी एक का भी इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप के लिए 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पॉजिटिव चार्ज इन तीनों हाइड्रोजन्स में से किसी पर भी शिफ्ट हो सकता है। सेम इज द केस हियर। 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं
और 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। इस तरह से टर्शरी कार्बोकैटायन के लिए 9 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिनमें नेबरिंग कार्बन एटम्स इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। और ये इतना हाईली स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तलाश होती है। हमारे पास 10 ऐसी साइट्स हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। 3 ये हाइड्रोजन एटम्स, 3 ये हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर और 1 कार्बन एटम यहाँ पर। चूंकि पॉजिटिव चार्ज 10 जगहों पर डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना आसान नहीं, और यही वजह है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 6 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं। प्राइमरी के लिए 3 इस तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, जबकि मीथाइल कार्बोकैटायन में चूंकि कोई और कार्बन एटम मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा। दैट्स व्हाई टर्शरी कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल एंड मीथाइल कार्बोकैटायन इज द लीस्ट स्टेबल। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को डिस्कस करते हैं। इनमें से पहला मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसे हम SN1 भी कहते हैं। इस मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज स्लो। नतीजे के तौर पे हमारे पास एक कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना देता है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और रेट लॉ उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के रेफरेंस से लिखा जाता है। चूंकि यहाँ पर पहला स्टेप एक स्लो स्टेप है जिसमें एल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। जब भी कोई मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है तो असल में वो एक गैस वर्क होता है और उसकी वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट से होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से एविडेंसेस हैं जो कि इस मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला एविडेंस आता है केमिकल काइनेटिक्स से। ये वो ब्रांच ऑफ स्टडीज है जिसमें हम रिएक्शन रेट्स को डिटरमिन करते हैं और उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि उनको इफेक्ट कर सकते हैं। इन स्टडीज की वजह से हम रिएक्शन के मैकेनिज्म्स प्रपोज कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि एक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। काइनेटिक स्टडीज से हमें यह पता लगता है कि इस मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले देखा, अगर हम इस रेट लॉ को जस्टिफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पहला स्टेप जिसमें एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है, दैट इज द स्लो स्टेप एंड द रेट लॉ इज रिटन इन अकॉर्डेंस विद द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ठीक है। सेकेंड स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, फास्ट स्टेप होता है, और चूंकि ये रिएक्शन रेट को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन भी नहीं है। दूसरा एविडेंस हमें मिलता है स्टीरियोकेमिकल ऑब्जर्वेशन से, जो हमें ये बताती हैं कि इस मैकेनिज्म के नतीजे में पार्शियल रेसिमाइजेशन होती है। इसका ये मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है जो कि पहले थी, जबकि कुछ में ये रिवर्स हो जाती है। हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये है जिसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच्ड है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस करते हुए आने वाला न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर अटैच होता है जहां पर ये पहले था, देन इट विल बी कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
और अगर वो उससे अपोजिट जगह पर अटैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है या देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम पार्शियल रेसिमाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए कार्बोकैटायन के प्लेनर स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं। In SN1 mechanism, the first step is the reversible ionization of alkyl halide. As a result, we get a carbocation which has a planar geometry. अब इस प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से ये मुमकिन है कि न्यूक्लियोफाइल इस पर किसी भी साइड से अटैक कर दे। अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल पहले वाले न्यूक्लियोफाइल की निस्बत अपोजिट पोजीशन पर आ जाता है एंड इट विल बी कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करता है जहां पर पहले से न्यूक्लियोफाइल मौजूद था तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है जो कि पहले थी एंड इट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दूसरे मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में एक ही स्टेप इन्वॉल्व है जो कि रेट डिटर्मिनिंग भी है। इस स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और SN2। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए भी हमारे पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। पहला एविडेंस है काइनेटिक एविडेंस जो कि हमें ये बताता है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज dependent upon the concentration of nucleophile and alkyl halide. Since two molecules are involved in this reaction, therefore this rate law is justified. इस मैकेनिज्म में प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि when a nucleophile attacks on substrate molecule, it will attack from a side which is opposite to halogen atom. This is the transition state. इसमें हमें नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन हेलोजन की निस्बत अपोजिट है और ये अपोजिट पोजीशन पर अटैच होकर एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल दे रहा है। इस तरह से स्टीरियोकेमिकल एविडेंस और काइनेटिक एविडेंस ये साबित करते हैं कि SN2 मैकेनिज्म दुरुस्त है। अब हम ब्रीफली कंपेयर करते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स को। SN1 एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है जबकि SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 में पहला स्टेप स्लो और दूसरा फास्ट होता है। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जबकि SN2 में एक ही स्टेप होता है जो कि रेट को भी डिटर्मिन करता है। SN1 एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जबकि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए ये एक बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। पोलर सॉल्वेंट्स SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये आयोनाइजेशन को फेवर करते हैं। SN2 में देयर इज नो आयोनाइजेशन, देयरफॉर इट इज फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ज्यादातर टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स SN1 मैकेनिज्म देते हैं। उसकी वजह यह है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। SN2 मैकेनिज्म ज्यादातर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में होता है क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होते हैं। SN1 मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है जबकि SN2 में देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN1 का रेट लॉ है रेट इज इक्वल टू K concentration of alkyl halide, while in case of SN2 the rate law is rate is equal to K concentration of alkyl halide concentration of nucleophile. आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इससे आपको मटेरियल ढूंढने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्हें सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। गुड लक।